जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान मोहम्मद ख़ान और आज हमारे साथ एक बड़े ख़ास कि मेहमान आप मौजूद खैरियत से हैं। हैं? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तो इसमें सज्जाद साहब इशू जो मेन जो चीज़ समझ आऊँ ना वो है कि फ़िलॉसफ़ी में बिल्कुल डिफरेंस है। ये सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस चीज़ में क्लैरिटी लें कि जो मेरे रिस्क है वो मेरे से कोई ले जा नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं मेहनत करता हूँ और अपने फुल मतलब ईमान से मेहनत करता हूँ, मतलब उसमें कमी नहीं है। फिर ये नहीं कि आपने थोड़ी बहुत की और आप रब से कहेंगे यार मैं तो बड़ी की थी वो मुझे काम नहीं मिला। आप ईमान से अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे मेहनत करते हैं, आपका रिस्क कोई नहीं ले जा सकता। का यंग वर्जन मेरे सामने अगर बैठा होता तो आप उसको क्या एडवाइस देते? कोई देखें, चीज़ें टाइम से आगे जाती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जो आज मेरी सोच है वो पहले दिन भी थी। उसमें बेसिकली आप अगर हर काम, मैंने जो फील किया, अगर हर काम अपने हाथ से गुजार लें ना आप, उससे बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं है। इसके पीछे भी आप एक माइंडसेट अपना क्लियर कर लें कि जी ये हर बंदा कांट बी योर क्लाइंट, एवरीबॉडी। रब ने औरों को भी रिस्क देना है, खाली आपको नहीं देना कि अगर आप 100 बंदों को मिले और 100 से ही लड़ पड़े कि जी 100 बंदा ही मेरा क्लाइंट होना चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो बात अल्लाह ताला ने कुरान में भी कही ना कि ये मैं अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है तो उस पर आप बहुत छलांगे ना लगाएंगे, ये मैं बड़ा कमाल किया है। आपने कोई कमाल नहीं किया। हाँ, और आपका कोई दूसरा कमाल अगर नहीं। आपसे छिन गई है तो आप उस पर गम ना करें, क्योंकि गम में अल्टीमेटली आपके जो नेक्स्ट चीज वो आपकी थी वो भी छिन जाएगी वो भी आपसे। जाएगी। मेरी अपनी एक रीडिंग है, वो ये है, स्किल स्कूल्स को ये नहीं पता कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्या है। वो एक अपना एक अलहदा से उन्होंने एक वो अपना सेक्टर बनाया हुआ है, उन्होंने कोर्स आउटलाइंस बनाई हैं, वो वही पढ़ाई जा रहे हैं। जबकि इनका इंडस्ट्री के साथ एक क्लोज लेजन होना चाहिए, इनकी इंटरेक्शन होनी चाहिए। साथ दुनिया कहीं और पहुंच चुकी है और हमारी स्टडी है ही नहीं उसके अंदर। इसी तरह हमारे जमाने में हम नहीं पढ़ते थे लेकिन टीचर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अब आपको टीचर नहीं मिलता, स्टूडेंट शायद बहुत अच्छा है। स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में बात चली मौजूद है। टैलेंट मौजूद है। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, पता लगता है जी ये तो एमएनए का भतीजा था, उसको काम मिल गया, उसको दे दिया। ये बिजनेस में भी है, ये नौकरी में भी है, दोनों तरफ है, बोथ हैंड्स पे है। बिल्कुल। तो यंगस्टर बहुत जल्दी डिसार्ट होता है। वो कहता है जी मेरे लिए तो रखा ही कुछ नहीं, मैंने तो इतने साल में पढ़ा हूँ, 18-19 साल पढ़ा हूँ और मुझे ये आगे मैं बैठा हूँ और मेरे, और पता लगता है वो आपके क्लास वाला था और नालायक आदमी था और वो आपकी जगह बैठ गया वहां जाकर। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान मोहम्मद ख़ान और आज हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और मेरे ज़ाती तौर पर खूनी रिश्ते भी हैं और उसके अलावा बिज़नेस की जो इनकी कंट्रीब्यूशन हैं पाकिस्तान को और पूरी कह सकते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी जो एलईडी लाइट से रिलेटेड है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मेरी तो ज़ाती तौर पे उम्र से भी पहले से ये इस काम में है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये मेरे चाचू हैं, इसका मकसद ये है कि ये इस फील्ड के अंदर बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। तो इनका नाम है सज्जाद मोहम्मद खान। कैसे हैं चाचू? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो डायरेक्टर मार्केटिंग हैं आप अपनी कंपनी में और इस कंपनी को आपने बिल्कुल ग्राउंड फेज पर देखा है और आज आप इसको बेसिकली 3 to 4 सिटीज़ में लीड कर रहे हैं, नेमली इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी आप लोगों के ऑपरेशन है और इवन यूएई तक आप लोगों का जो एक्सपोर्ट के से रिलेटेड जो है आप लोगों ने उस लेवल तक एक्सपैंड किया है। तो यूएई का जरा डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसको एक्सपोर्ट के लिए भी है, थोड़ा कोई बैंकिंग प्रोसेस के लिए भी है, मतलब बोथ एंड्स को मीट करते हैं। लेकिन अभी एक्सपोर्ट हमारा यूए में नहीं हो रहा बिकॉज उसमें कुछ उन्होंने प्री क्वालिफिकेशंस डाल दी हैं जो कि एस्मा रिलेटेड है। वो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, आपको उस स्पेसिफिकेशन को पूरा करना है एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट इट टू यूए। ठीक है, ठीक है। और लोकल जिसे कह सकते हैं कि वन ऑफ द वेरी फर्स्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने एलईडी लाइट्स को होम प्रोड्यूस किया और न सिर्फ होम प्रोड्यूस किया बल्कि इसमें एक पूरा उन्होंने नई डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, विच वाज बेसिकली कि क्वालिटी की बेसिस पे लाइट्स को प्रोड्यूस किया जाए और जो भी माल है उसके अंदर वारंटी इतनी लास्टिंग हो कि उसमें बेसिकली एक कह सकते हैं कि वो स्टील का कार्ड दे देते हैं कि 10 साल ये लाइट चलेगी। तो इस मॉडल को लाने के पीछे क्या फ़िलॉसफी थी और ये किस तरह डिफ़र करती है बाकी जो मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में से? देखिए, दो किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं जब आप मार्केटिंग में आते हैं या मार्केट में आते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। एक आपको मार्केट मिलती है जो कि ट्रेड रिलेटेड मार्केट है, जो आपकी कह लें कि B2C कह लें आप उसको, बाय इजी वर्ड्स। मतलब उसमें आपको ये होता है कि आप सीधा सीधा होलसेलर्स के पास जाते हैं, आप अपने ब्रांड को वहाँ पर डेवलप करते हैं
उनको आप क्रेडिट भी देते हैं, उनके पास माल रखवाते भी हैं और वो सेल करते हैं, विच इज़ अ बिग मार्केट। ठीक है। वॉल्यूम वाइज भी, और डेफिनेटली फिर जब वॉल्यूम होगा तो पैसे वाइज भी वो उतनी बड़ी मार्केट हो जाती है। उसको करने के लिए आपको एक पाकिस्तान का जो कह लें कि मेरे हिसाब से नेगेटिव साइड है कि मार्केट की, कि आपको लो कॉस्ट होना पड़ता है। वेन एवर यू वॉन्ट टू बी अ लो कॉस्ट, आप क्वालिटी पे प्ले अराउंड करते हैं हमेशा, उसमें और कोई तरीका नहीं है लो कॉस्ट होने का। बेशक आप जितना मर्जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप वॉल्यूम जनरेट कर लें तो आप कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। मेरा मानना ये नहीं है, आप जितना मर्जी वॉल्यूम जनरेट कर लें, जब तक आप आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ प्ले नहीं करेंगे, आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो हमने ये कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट गए। हम पहले तो जो आपने बताया, जिस तरह वी वर वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स, हम 4 लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में असेंबलिंग स्टार्ट की। इस बेसिकली असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कोर कितनी चीज़ें बनाते हैं, तो कोर तो पूरी दुनिया में अब कोई भी नहीं बनाता, पूरी दुनिया ही अब असेंबलिंग के उस कॉन्सेप्ट पे चल रही है। और WTO की नई डेफिनेशन के मुताबिक ऑल असेंबलर्स आर मैन्युफैक्चरर्स। ये भी चेंज हो गया सिनेरियो कि जी आप को हर पॉइंट पे चीज़ नहीं बना रहे, LED नहीं बनाते, ड्राइवर नहीं बनाते, हाउसिंग नहीं बनाते, तो यू कांट बी अ मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल सही। तो हम मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर्ड हैं बाय WTO ऑल्सो। ठीक है। अब उसमें होता ये था कि जब 4 हम लोग थे, हमने यहाँ पर असेंबलिंग स्टार्ट की। ठीक है। जब हम असेंबलिंग करते थे तो हम लोग पूरे पार्ट्स के ऊपर पूरी ड्यूटीज देते थे, और जो लोग फिनिश फॉर्म में मंगवाते थे वो 0% पे मंगवाते थे। इस कॉन्सेप्ट को हमने गवर्नमेंट को जाके हमने उनके साथ डिबेट्स की इसके ऊपर। आपके फादर भी शामिल थे इसमें, शहजाद ने भी काफ़ी इसमें हेल्प आउट किया, बल्कि ज़्यादा उन्होंने हेल्प आउट किया। EDB एक अदारा है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का, गवर्नमेंट का, जी, जो इसका अप्रूवल देता है कि जी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ड्यूटी का वेवर होना चाहिए। डेफिनेटली वो कैबिनेट से अप्रूव होता है, वो अप्रूवल नहीं दे सकते, उसका आगे वो प्रोसेस करा देते हैं। तो उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, अल्लाह का शुक्र है, उनको समझ आई इस बात की, उस वक्त की गवर्नमेंट को भी समझ आई कि आप लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करें, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। बिल्कुल। तो ये फिर स्विंग आया कोई आज से 6-7 साल पहले कि उन्होंने पार्ट्स के ऊपर ड्यूटी वेवर कर दिया, और जो फिनिश आ रहा था उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी। ठीक। तो अल्लाह के फजल से आज वो 4 से 150 हो गए। तो वैल्यू एडिशन हो रही है, कुछ लोग SMT कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन 150 होने से हर बंदे ने को 25 से 30 या 40 या 50 एम्प्लॉय तो रखे होंगे ना। तो आप देखें कि लेबर कितनी आपकी जो है उसकी खपत हुई है, तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी उसके साथ। ये जो ट्रेड रिलेटेड मॉडल जिसको आपने डिस्कस किया, और मैं भी ज़ाती तौर पे इस चीज़ को ऑब्वियसली पर्सनली भी देखा है मैंने, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो आपको लाने का रीज़न भी ये था कि एक चीज़ जिससे मैं एक्वेंटेड हूँ उस पर मैं आपको ज़्यादा क्लोजली मैं आपको ना उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपने बात की ना कि आपने 10 इयर्स का एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी वारंटी आपने 10 इयर्स दी, तो हमने ये डिसीजन उस वक्त लिया कि जब हमें ये समझ आ गई कि अगर हमने ट्रेड में जाना है तो हमें अपनी तबीयत के भी बरक्स जाना पड़ेगा, हमें क्वालिटी के साथ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आपकी तबीयत के भी बरक्स है। आपको मतलब कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। आप झूठ बोलेंगे कि जी ये प्रोडक्ट में ये चीज़ लगी हुई है, क्योंकि आप सच बोल के बहुत सस्ती प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हमने उसका फिर एक जो है ना उसका डिसीजन मेकिंग ये की कि वी विल गो विद द क्वालिटी। हमने क्वालिटी के ऊपर सबसे पहले हमने 2 साल वारंटी की लाइट बनाई थी। हमने वी नेवर स्टार्टेड फ्रॉम 10 इयर्स। अच्छा। हम स्टेप वाइज गए, हमने 2 साल वारंटी की बनाई, जब वो 3 साल चल गई तो फिर हमने नेक्स्ट 4-5 साल वारंटी की लाइट बनाई। फिर हमने ये 10 इयर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया, ये अभी हमने रिसेंटली दिया, जो हमारी प्रोडक्ट मार्केट में 8-8, 9-9 साल से चल रही है। हमारा जो वारंटी कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है, मार्केट ट्रेंड भी बड़ा डिफरेंट हमने अडॉप्ट किया, और ये इतना हिट हुआ है कि जितनी कंपनीज, जब भी हम किसी कंपटीशन में होते हैं तो वहाँ पे कंपनीज इसी वारंटी के सपोर्ट को वहाँ पर लिख रही होती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में भी। हम करते क्या है कि हम जब 3 इयर्स कहते हैं तो वी गिव 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 2 ईयर फ्री सर्विसेज देते हैं। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जिस हम 5 साल कहते हैं तो 3 साल कॉम्प्रिहेंसिव एंड 2 ईयर फ्री सर्विसेज, एंड व्हेन वी से 10 इयर्स इट्स 6 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड 4 ईयर फ्री सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया कि सर सर्विसेज तो चले सस्ती सी होती हैं, आप तो मटेरियल हमसे चार्ज कर रहे हैं। हमने कहा ये हम आपको एक बेसिकली अम्ब्रेला के अंडर ला रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं कि आपने जो हमसे प्रोडक्ट खरीदा है 10 साल तक आपको इसके पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे, विच इज अ बिग डील।
क्योंकि आपको ये नहीं पता कि डाउन द रोड मुझे 10 साल बाद इसकी कोई आप सर्विसेज भी दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। हम आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं। ये तो बेसिकली एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल सी चीज़ है ना, एक बंदा जो इंडस्ट्री से बाहर है उसके लिए। बेसिकली देखें, जो क्लाइंट होता है ना, उसको एक शेल्टर, एक सिक्योरिटी की सेंस डेवलप करानी होती है। अगर आप वो डेवलप करा जाएं तो क्लाइंट शुरू में भी पैसे देने में तैयार है, जबकि प्रोडक्ट महंगा है 10 ईयर वारंटी का। अच्छा, अब मार्केट में कॉन्सेप्ट, जब हमने ये ड्राउट किया कॉन्सेप्ट, तो लोगों ने इसमें एक और स्टाइल स्टार्ट किया कि 1 साल वारंटी का जो प्रोडक्ट है, वो कहते हैं कि जी वो क्रेस्ट के साथ आपका कंपटीशन है, तो कहते हैं अच्छा जी हम भी 3 इयर्स दे देंगे, हम भी 5 इयर्स दे देंगे। करते क्या है, वो कहते हैं यही प्रोडक्ट आप 10% ज्यादा पे कर दें तो आपको हम 3 ईयर वारंटी दे देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप कंपोनेंट बेस को चेंज नहीं करेंगे, आप किस तरह 3 साल या 10 साल की वारंटी दे देंगे उसी साल वाले के अंदर। मैं भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसी पॉइंट की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि हमारा पूरा पर्पस जो था इन वीडियो सीरीज को बनाने का, वो बेसिकली था ऑन एथिकल ट्रेडिंग, कि जो माल बेचा जा रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो और एक्चुअली जो चीज़ मार्केट की जा रही है वो ट्रू रियलिटी में वो हो और उससे ज़्यादा ही हो, उससे कम ना हो। तो ये जो आपने चीज़ एक्सप्लेन की कि सिंपली फॉर द सेक कि आप उसको लोगों को धोखा देने के लिए और मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से उसको देखिए, मैं इसको धोखा भी सेंस में नहीं कहूँगा, मैं समझूंगा कि मेरा ख्याल है शायद उनका नॉलेज कम है। दे डोंट नो कि एलईडी में कितनी वास्ट फील्ड है और इसमें कितनी क्वालिटीज अवेलेबल है और आप किस स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से शायद लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकत करते हैं कि जो साल का प्रोडक्ट बनाया है वो अपनी बेसिकली सेफ्टी रख रहे हैं कि 10% आप इसकी प्राइस बढ़ा दें ताकि अगर इसमें कोई वारंटी आती भी है तो हम आपको दे देंगे। हम दूसरे कॉन्सेप्ट में हैं कि हम कहते हैं कि जब प्रोडक्ट हमने 10 ईयर्स का देना है तो वो ऐसा हो जो खराब ना हो, क्योंकि 5 ईयर्स को पूरी दुनिया में लाइफ टाइम वारंटी क्लेम किया जाता है। तो वी आर क्रॉसिंग दैट लिमिट। बिल्कुल। तो फिर हमें वो क्वालिटी देनी पड़ती है कि कस्टमर को पता हो गया मैंने लगा लिया है तो मैंने इसको वापस रिटर्न नहीं करना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में खराबी ठीक होना सही होना सब कुछ चलता रहता है। लेकिन परसेंटेज ऑफ फॉल्ट जो है हमारा 1% से भी नीचे है जब हम 10 ईयर वारंटी की बात करते हैं। तो ठीक है, अगर आप इसको यूनिवर्सली भी देखें ना तो 1% भी बहुत कम रेट है, लेकिन हम 1% से भी नीचे है और हमारा क्लाइंट अवेलेबल है जो आपको ये गारंटी कर सकता है। इसमें सज्जाद साहब इशू जो मेन जो चीज़ समझ आओ ना वो है कि फिलॉसफी में बिल्कुल डिफरेंस है। मतलब आप देखें कि एक ट्रेडिंग फिलॉसफी है पूरी उसके पीछे, जिसकी वजह से आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप ये चेंजेस कर सकते हैं। वेराज कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं, हर फील्ड में होता है, लेकिन उनकी भी एक फिलॉसफी है। जैसे आपने कहा कॉस्ट कट करें, कॉस्ट कटिंग करें और उस कॉस्ट कटिंग की बेसिस पे फिर ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज वो करते हैं, क्योंकि कॉस्ट तो आप जहाँ पे भी कट करेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई इशू आएगा। तो आपने इस कॉस्ट कटिंग को ना करने की वजह से आपके पीछे इसकी एक सोच है और ये सोच जो है लॉन्ग लास्टिंग है। बेसिकली सोच भी इसीलिए थी कि आपका ब्रांड डेवलप हो। आप मार्केट डेवलप कर सकते हैं, 10 ब्रांड्स कर सकते हैं, मतलब आप, लेकिन आपका जो डाउनफॉल है वो भी उसी के साथ है। फिर अगर आप क्वालिटी के साथ प्ले कर रहे हैं, आपने कभी भी ये हो सकता है कि आपको एकदम वारंटी पड़े और हम मार्केट से निकल जाए। और ये बहुत से मार्केट में प्लेयर्स ऐसे हैं, हम बहुत सी दुनिया को मिले जिनके पास वारंटी के बार पड़े हैं। वो कहते हैं जी बंदा आया बेचा, जब वारंटी आई वापस ही नहीं आया। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर शॉपकीपर जो है वो आपके पैसे रखता है कि जी ये आपके वारंटी के पैसे, हर सेल में से 2, 4, 5%, 10% आपका नीचे लगाता है, जो कि करोड़ों रुपए बन जाता है आफ्टर सम टाइम, और वो फिर आपको रिकवर नहीं होता। ये सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस चीज में क्लैरिटी लें कि जो मेरे रिस्क है वो मेरे से कोई ले जा नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं मेहनत करता हूं और अपने फुल मतलब ईमान से मेहनत करता हूं, मतलब उसमें कमी नहीं है, फिर ये नहीं कि आपने थोड़ी बहुत की और अब रब से कहेंगे यार मैं तो बड़ी की थी वो मुझे काम नहीं मिला। आप ईमान से अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे मेहनत करते हैं, आपका रिस्क कोई नहीं ले जा सकता। अगर कोई रिस्क नहीं ले जा सकता, आपके ज़हन में क्लैरिटी है, तो फिर आप 2 नंबर चीज काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आप अपनी प्रोडक्ट के साथ 2 नंबरी नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ 2 वर्ड्स में खत्म हो जाता है कॉन्सेप्ट। कि अगर आपकी ये क्लैरिटी आपके दिमाग में है कि राज़िक ऊपर बैठा है, आपने अपनी मेहनत करनी है, फिर आप ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये
इसमें ये किसी के ज़हन में आ ही नहीं सकता, जो प्रोडक्ट बना रहा है या जो बेच रहा है या ट्रेड ऑफ कर रहा है, उसके ज़हन में ये चीज़ आनी नहीं चाहिए यार मैं किसी के साथ धोखा कर लूँ। क्या कर लेंगे आप? अगले को तो नहीं पता ना, आप बेच देंगे उसको, लेकिन अपनी आकबत खराब करेंगे आप। जवाब दे तो आपने होना है उस चीज़ का। और आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी क्लियर हदीस है इसमें, और ये बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है इंसानी नफ्स के ऊपर। उन्होंने फरमाया कि आपका ईमान तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करें जो आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं। एक प्रोडक्ट जो आप खुद इस्तेमाल करना पसंद नहीं कर रहे, वो आप लोगों पे मुसल्लत कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो है ना कि आप मुसल्लत कर रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। देखिए, ये दो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट हैं। एक है कि आपकी मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, वो एक्सेप्ट वो प्रोडक्ट करती है जिसकी लो कॉस्ट में आपको नीचे जाना पड़ता है। एक है कि आप उसको हाई एंड बता के और लो कॉस्ट बेच रहे हैं। आपका क्वेश्चन उसके साथ जुड़ता है ज्यादा कि आपने उसको बताया कुछ और दे कुछ और दिया। अगर तो आप बताइए उसको वो रहे हैं जिसके पैसे ले रहे हैं, तो फिर तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अगर अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे, आपने बनाया 1 साल का प्रोडक्ट, आप उसको 5 साल का कह के बेच रहे हैं और आपको भी पता है इसने 5 साल नहीं चलना। पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार जो मैंने चीज बनाई है ये 5 की जगह 10 चलेगी, तो मैं इसकी 5 साल वारंटी देता हूँ। अगर वो आपको पता है और फिर आप झूठ बोल के बेच रहे हैं कि नहीं जी आप रखें, कोई मसला ही नहीं है, ये चलेगा, ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना, मैं नॉर्मल सी एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, तो वो बात गलत है। वो आपके उस क्वेश्चन के ऊपर पूरी उतरती है। तो वो डेफिनेटली लोग अवेलेबल हैं, दुनिया ऐसे नहीं चल रही, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट का ट्रेंड कुछ ऐसा सेट हो गया कि हम एक दूसरे को गिराने की खातिर बहुत से काम ऐसे करते हैं कि उसका बिजनेस बंद हो जाए और हमारा चल जाए। तो उसमें हम गलत बयानियां करते हैं। फिर मैं इसी के अंदर एक थोड़ा सा जो जिस चीज़ को टारगेट करना चाह रहा था ना, थोड़ी सी वो डीपर फिलॉसफी आपकी आ जाती है कि देखिए सच और झूठ के पीछे एक पूरा सोच है। ऐसे ही कोई भी बंदा आउट ऑफ नोवेयर झूठ नहीं बोलता। और आप देखें कि एक तो चीज़ ये कि उसको बता के बेचना कि ये वाकई में कम क्वालिटी की है, ये तो क्वालिफाई करती है एथिक्स को। दूसरा है कि आप स्ट्रेट आउट फ्लैट आउट झूठ बोलें, वो तो ऑब्वियसली गलत है। लेकिन मैं पहली चीज़ पर ही बात करना चाहता हूँ कि माशरा जो है वो तरक्की करता है इज्तिमाई सोच की, जिसे कहते हैं ना, क्लैरिटी पे और उसकी दूरबीनी पे, विजन पे। आप देखें अगर चाइना ने तरक्की की है तो उसके पीछे कितनी लॉन्ग रेवोल्यूशन चली है। उनके माओ ज़ेडोंग आता है और फिर पूरा उनका एक जिसे कहते हैं वहाँ पर कत्ले आम हुआ और उसके बाद फिर सोसाइटी खड़ी हुई और आज वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायनामिक प्ले कर रहे हैं माशरे में। और दे आर परहैप्स द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑन दी अर्थ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। यूएस इन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये सोच जो बड़ी कौमों की है, आज आप देखें सियासी तौर पे पाकिस्तान भी उसी चीज़ का शिकार है कि यहाँ हमारी जो रूलिंग एलीट है उसकी सोच बड़ी कंस्ट्रिक्टेड है। वो लोगों के साथ उस तरह की, मतलब एक तो बात यह ना कि लोगों को बताना कि हम नहीं कर सकते आपके लिए, दूसरा ये कि कोशिश भी ना करना वो काम करने के लिए जिसकी लोग उम्मीद रखते हैं आपसे। और अगर अल्लाह ताला ने आपको मुझे अक्ल दी है, हमारी बात में असर रखा है, हमें माशरे में इज्जत और मकाम दिया है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोगों को कम से कम दें और ख़ुद अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो ये सोच देखें उस्मान, ये बात डायरेक्शन अब थोड़ी डिफरेंट तरफ निकल जाएगी, वो पॉलिटिक्स आ जाएगी बीच में और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो खैर आपका फोरम नहीं है वो डिस्कस करने वाले। लेकिन जनरली एक मैं बात बता देता हूँ, हमारा माशरा जो है ना वो अजीब डायरेक्शन में चल पड़ा है। हम इस वक्त सारे के सारे जो है ना वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, कोई किसी के साथ कांटेक्ट में है या कोई किसी का फेवर करता है, या सब कुछ पता होने के बावजूद आप उस बंदे के पीछे जाते हैं जो आपको फेवर दे रहा होता है। तो ये सारा एक वो विशियस सा सर्कल है, हम उसमें पड़ गए। मतलब हमारे में एक तो लीडर कोई नहीं रहा, लीडर आया ही नहीं मेरे हिसाब से। जब से पाकिस्तान बना कोई खास आपको, मुझे तो नहीं याद आता क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त लीडर आया हो जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त तरक्की दी हो। सब ने अपना बैक एंड पे अपनी सोच रखी है उसके पीछे। जब पाकिस्तान टूटा तब भी आपने पढ़ा ही होगा कि क्या कुछ हुआ। तो वो सोच अपनी थी कि मैं रह जाऊं तो बाकी खत्म होते हैं तो हो जाएं। अभी भी यही हो रहा है आपके इधर पाकिस्तान में, अभी भी एट द मोमेंट भी सेम चीज़ चल रही है कि एक बंदा चाहता है कि मैं इधर हुक्मरान रहूं, मेरी पार्टी रहे, दूसरा चाहता है कि मैं आ जाऊं। ये इस दौड़ में, इस जंग में आम पब्लिक जो है वो बेचारी पिस गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि लोग अपना सर्वाइवल के लिए शायद झूठ बोलना शुरू हो गए। जो मुझे अब जो मेरे ज़हन में आता है ना कि आप अपने सर्वाइवल के लिए,
वो ठीक है, अल्लाह ताला का वो ईमान आपका पक्का है, लेकिन कई दफ़ा इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो शायद बहुत से काम ना चाहते हुए कर जाता है। तो वो उसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि एज अ कौम हमारी नेशन बिल्डिंग हुई नहीं है। तो हम शायद उस डायरेक्शन में है ही नहीं जिसमें आप जो बात कर रहे हैं वो खैर बहुत लंबी डिस्कशन है, उस पर तो जितने भी डिस्कस कर लें आप, लेकिन उसमें हमारे लीडर्स का भी कसूर है जो आए हैं, उन्होंने हमें डायरेक्शन ही नहीं दी। मैं आपसे एग्जैक्टली यही पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा था जो नेशन बिल्डिंग पर। इस पे मैंने कई भाई नेशन बिल्डिंग नहीं हुई। हाँ मतलब हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि एक नेशन होती क्या है, ये नहीं बताया गया। हम अभी भी सूबों में बटे हुए हैं, अभी भी एट द मोमेंट भी हम सूबों में बटे हुए हैं। आप इसके बरक्स वो आप इंडिया के साथ ही हम मुकाबला करते हैं अपना ज्यादा, उनके वो एज अ नेशन एक्ट करते हैं। आप उनको बाहर भी देख लें तो वो आपको अपनी प्रोडक्ट के अलावा प्रोडक्ट नहीं उठाते। वो जो उनके अपने स्टोर हैं उन्हीं भी स्टोरों पे जाते हैं। हम हर दफा ब्रांडेड स्टोर्स में जाएंगे, हम शायद पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान वहां से खरीद लेंगे, मेड इन पाकिस्तान कैसे यहाँ से नहीं खरीदेंगे। तो आपको मोस्टली मेड इन पाकिस्तान चीजें मिलती हैं वहां पे ब्रांडेड और एक जिसे कहते हैं ना, हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले हम शर्माते हैं, वेराज दूसरे के प्रोडक्ट पे बात करने में हम देखें हमें ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बात बड़ी अच्छी की है। ये हम जब इस मार्केट में आए ना एलईडी की, तो मुझे बहुत सारी दुनिया ने कहा कि यार आपका फिलिप्स के साथ क्या मुकाबला है। मैंने कहा यार हमारा फिलिप्स के साथ वाकई मुकाबला नहीं, हम जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेच रहे हैं वो फिलिप्स बेच ही नहीं रहा पाकिस्तान में। ठीक है, अगर बेच रहा होता तो फिलिप्स भी आपको 10 ईयर वारंटी ऑफर कर रहा होता। वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। उसको फिर एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो एलईडी आई है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इट्स ओनली द सिलेक्शन ऑफ द राइट कंपोनेंट। ठीक है, मैं आपको बड़ी इसकी हकीकत बता रहा हूं। अगर आप सही कंपोनेंट चूज कर लेते हैं, यू कैन बाय अ फिलिप्स प्रोडक्ट, ल्यूमी प्रोडक्ट ऑल्सो, जिसको ल्यूमी बोला जाता है फिलिप्स को, जो चिप है इसकी, ये कंपोनेंट लेवल पे भी मिलती है आपको, ड्राइवर भी मिलता है आपको। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, हाउसिंग रह गया। आपको हाउसिंग की बेहतरीन फैक्ट्रियां मिलती हैं, वही हाउसिंग भी मिल जाता है जो फिलिप्स बना रहा है। वो उनका अपना ओन्ड हाउसिंग नहीं है, तभी पाकिस्तान में इतना कॉपी हुआ है। कॉपीराइट नहीं है इनके पास, मेरा अपना जाती है, वरना कॉपीराइट होता तो इतना कॉपी हो नहीं सकता था पाकिस्तान के अंदर। हर स्ट्रीट लाइट फिलिप्स की कॉपी होके लगी है। अच्छा, तो वो आपको ये चैलेंज जो है कि अगर आपको ये कोई कहता है कि जी आप फिलिप्स का कैसे मुकाबला करेंगे, तो बहुत बड़ा जबरदस्त चीज है, पूरी दुनिया में छाई हुई है। हम उन्हें कहते हैं कि हम पाकिस्तान में फिलिप्स का मुकाबला कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और हमने अल्लाह के फजल से फिलिप्स जहां पे लगती थी वहां पे हमने क्रेस्ट बेची है। इस ईमान पे बेची कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर है उससे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप चीज बना रहे हैं वो वाकई बेहतरीन है। जब आप वो चीज आप में डेवलप हो जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कहां से आता है, आपको ईमानी तौर पे पता होता है यार मैंने ठीक चीज लगाई है, ठीक चीज लगाई आपसे, मुझे यकीन होता है अपने अल्लाह पे, पता होता है कि जी मैंने अब ठीक चीज लगाई है, बाकी अल्लाह ने बरकत डाली है। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप यहाँ तक वो मुझे याद है कि बचपन में पेपर भी गलत होता था ना, तो घर वाले पूछते थे तो बंदा गोल मोल करता था। वो उसको पता तो होता है मैंने पता तो होता है, अंदर से उसको फीलिंग आ रही होती है, लेकिन वो फीलिंग को कल्टीवेट करना, उसको इस लेवल पर लेके आना, वो बेसिकली आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। या मैंने आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में देखा है कि आपको पता होता है आपने क्या बेच रहे हैं क्लाइंट को, आप धोखा अपने आप को दे रहे, तो क्लाइंट को क्या धोखा देना है आपने उसमें। क्लाइंट धोखा नहीं खाता, क्लाइंट आप पे यकीन कर रहा होता है, वो धोखा नहीं खा रहा था। बेसिकली वो आप यकीन कर, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि नेक्स्ट टाइम ही इज नॉट गोइंग टू कम क्लोज टू यू। ऐसे वो क्या है, और बल्कि वो दूसरों को बताएगा कि यार इसके करीब ना जाएं। आप बिलीव करें, मुझे तो किसी रेस्टोरेंट पर खाना पसंद ना है तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार इस पर नहीं जाना। तो इतनी छोटी सी जो चॉइसेस हैं उस पर, तो आप देखें कि ये तो काफी बड़ी एक चॉइस है ना कि आपने लाइटिंग किस तरह करनी है। और इवन जाती तौर पे ये सिर्फ लाइटिंग से रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द होल बिजनेस की। कोई भी बिजनेस आप ले लो, मैं आपको एक जनरल छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक साहब आए, वो पंखे बनाते हैं गुजराले में। मैं ब्रांड नहीं लूंगा बिकॉज ब्रांड किसी का भी बताना ठीक नहीं है, फिर वो आगे आपसे काम करते हैं। वो उनके वालिद आए और वो लड़का आया मेरे पास ना, तो वो लड़का एक ही पेज पे था, नहीं अब्बा जी लो कॉस्ट बनाते हैं प्रोडक्ट, वो मार्केट में बहुत बिकती है। तो मैंने उसको एक बात समझाई, जिसके बाद उसके वाले साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की इसके साथ। मैंने कहा सर आप मेरा ख्याल है लो कॉस्ट बनवा लें। तो कहते क्यों, आप क्यों मशवरा दे रहे हैं। मैं कहा सर बेसिकली एलईडी इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है कि नाम बदनाम करना होना तो एलईडी से बेहतरीन प्रोडक्ट कोई नहीं है। तो उन्होंने इसके बाद उसको जो मेरी बात थी उस पर उसको मिसाल दी। कहते यार बात सुन, प्रोडक्ट वो बनाओ जो तुम बेचो
अगले दिन फोन आए तो तुम्हारे दिल में एक खौफ ना हो कि यार मैं उठाऊंगा, वारंटी की कॉल तो नहीं आ गई। तुम एक धड़ल्ले से फोन उठाओगे, हाँ जी मेरा नया ऑर्डर लिखवा दें। मतलब कॉन्सेप्ट है ना कि क्वालिटी ऐसी बनाओ कि आपको अगले दिन फोन उठाते हुए ये डर ना लगे कि मैंने यार बड़ा कचरा बेचा है, पता लगे वारंटी आने वाली है। तो वो ऐसी प्रोडक्ट बनाओ कि अगला बंदा आपको सीधा सीधा ऑर्डर नेक्स्ट लिखवाए। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट, आप किस पे काम करते हैं, अब आपकी स्ट्रेंथ है। आपने ये जो फैन कंपनी वाली मिसाल दी कि ये पूरा एक फिलॉसफी है, और जाहिर है हमारे यंगस्टर्स के अंदर आपने एक बड़ी नब्ज को सही फील किया है। मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊंगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हमारे यंगस्टर्स के अंदर एक बड़ा डेफिनेट किस्म का सर्टेन ट्रेंड चल गया है कि मेक मोर मनी, जितना पैसा कमाएंगे उतना आप सक्सेसफुल हैं। वेराज आपके सामने है कि सक्सेस बाय इटसेल्फ इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टेंजिबल चीज़ों में नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बड़ी बरक़ात रखी हैं और मतलब इंसान के कैरेक्टर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं। और आपने देखा कि उसके वालिद ने भी जो उसको मशवरा दिया, आखिर वो बाप ही होता है, उसका एक्सपीरियंस था वो। मतलब देखें, जो इज्जत से ऊपर बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप पैसा बनाने के बहुत से जरिए हैं, वो झूठ बोल के बनाया जा सकता है आप, लेकिन होगा आपकी किस्मत का ही हो पैसा, आपको मिलना ही मिलना था, तो आप डायरेक्शन ही ठीक ले लें। आप अल्लाह से जंग तो नहीं लड़ सकते ना कि मैंने ये वाली डायरेक्शन लेनी थी तो अल्लाह ने मुझे पैसे देने थे, वो तो मिलने ही मिलने आपके रब ने लिखे हुए हैं। तो आप डायरेक्शन ठीक ले लें, कम से कम पैसे के साथ आपको इज्जत भी मिलेगी। इज्जत सबसे मेजर चीज़ है। हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है हमारा बिजनेस साइकिल वो नहीं है जो डेफिनेटली बहुत सी कंपनियों का है, बिल्कुल उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग आगे से प्रेफरेंस देते हैं कि यार अगर आपने क्वालिटी की बात करनी है, आपने क्वालिटी लेनी है तो आप क्रेस्ट वालों से ले लें। हमारे पर रेफरल आए हैं बहुत सी दुनिया का, हमें बताए हैं लोगों ने कि यार हम गए, हमें उन्होंने बताया कि यार आप उनसे बाय कर लो। ठीक है, अगर आपने क्वालिटी पे जाना है ना तो फिर उनसे बाय कर लो। अब फिलिप्स भी वहीं पे है, अल्लाह के फजल से औसरम भी बिक रहा है पाकिस्तान में, जनरल इलेक्ट्रिक भी बिक रहा है। अभी एक नया हमारा कंपटीशन आया है, केबल कंपनी ने लाइट इंट्रोड्यूस कराई है, तो दुनिया में आगे कहती है वो जी वो आ गए। मैं कहा तो क्या हो गया यार, वो आ गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उनका अपना एक मार्केट शेयर है, वो ले लेंगे। ये तो नहीं हो सकता सबकी दुकानें बंद करा दें। बिल्कुल। अच्छा, उसमें फिर उन्हें भी उस क्वालिटी पे पहुंचना पड़ेगा। हमने वो स्टेप वो वाला ले लिया कि जिस पे पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ जोर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी प्राइस भी हमारे इक्विवेलेंट आई जाएगी। तो फिर आप वहां पे पहुंचेंगे, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते। फिर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चला था मार्केट में कि जब हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया तो जो कंपनी खुलती भी थी ना तो कहती थी हम 5 साल की वारंटी दे रहे हैं सर, हम भी 10 साल की दे रहे हैं। फिर हमने सर्विस लाइफ के ऊपर बात शुरू की। ये भी हमने एक बड़े डिबेट हुआ इसके ऊपर, बड़ी कंपनीज में हुआ, लोटे अख्तर में, सफायर में, निशात में, जो हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं। अच्छा, हमने उनसे बात की कि सर देखें, एक बंदा आया, उसने आपको आते साथ पहली दफा प्रोडक्ट बनाया, उसने कहा जी 5 साल वारंटी, आप मेरे आगे कागज रख रहे हैं जी वो 5 साल वारंटी दे रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग 5 साल वारंटी वो दे सकता है जिसकी अपनी सर्विस लाइफ उससे डबल हो। ठीक है, मतलब आप 5 साल कैसे कह सकते हैं किसी को, आप खुद नहीं आए 5 साल हुए, तो आप प्रोडक्ट 5 साल की लाके तो आपकी अपनी सर्विस लाइफ नहीं है, आप ही पता लगे मौजूद नहीं है 5 साल के बाद, ठीक है, तो वारंटी कौन देगा आपको? सही बात। तो वो एक कॉन्सेप्ट हमने बड़ा क्लैरिटी में डिस्कस किया, जिसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा। वो जो बिल्कुल न्यू कमर्स थे ना, उन्होंने आके वारंटी को ऐसे एक्सटेंसिव बताना शुरू किया, उसमें इफेक्ट आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी पहले आप अपनी सर्विस लाइफ पूरी करें। ठीक है। अच्छा, मैं एक और टॉपिक को ज़रा वाज़ेह करना चाह रहा था कि आपका ऑब्वियसली आपने दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी किया होगा एट मल्टीपल स्टेजेस। ये आपका लोकल कंपनीज के साथ भी होगा, इंटरनेशनल के साथ भी होगा। एक तो ओमरॉन भी आप लोगों को, जो काफ़ी बड़ी आई थिंक जापानीज कंपनी, तो ओमरॉन ने भी आपके साथ बड़ी लंबा जो है आप लोगों का उनके साथ ताल्लुक रहा है। तो इंटरनेशनल कंपनीज और लोकल कंपनीज में क्या आपको वो फील हुआ है? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जब आपने ओमरॉन का नाम लिया, जापानीज फर्म है, उनके साथ कोई भी कंपैटिबल नहीं है। इवन चाइनीज तो करीब भी नहीं आते होंगे। हाँ जी, हम पाकिस्तानी तो खैर नहीं आते होंगे, लेकिन उनकी कमिटमेंट का स्केल और है। आप उनकी कमिटमेंट को बीट नहीं कर सकते। चाइनीज के साथ जो हमने बिजनेस किया उसमें कमिटमेंट फैक्टर बहुत पुअर है। चाइनीज क्योंकि आपकी पूरी दुनिया की ट्रेड को इस वक्त उनके पास, मतलब आप कह लें कि शायद मोनोपोली से भी आगे बात निकल गई है। उनके पास तो ऐसी अब वो की है कि अगर वो बंद करें, जिस तरह चाइनीज न्यू ईयर आता है, तो आप समझे दुनिया में एक कोहराम मचा होता है, सारे ऑर्डर्स जा रहे होते हैं उधर। और मैंने इसको टेक्निकली ये देखा, मैंने इसको जो रीड किया, मैंने कहा यार इसमें चाइना का कचरा भी बिक जाता है। ये उन्होंने खुद रखा है
कि आप 2 महीने के 1.5 महीने के लिए चाइना को बंद कर दें ताकि दुनिया जो पड़ा है उठा के ले जाए। ये चाइनीज न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है, पहले इतना लंबा नहीं होता था। लेकिन इसको डेवलप करने की मेरी जो इस पे रीडिंग है ना, वो यही है कि ये अपना स्टॉक जीरो कर देते हैं। ठीक है, कमिटमेंट बहुत पुअर है चाइनीज की, उनको पता है हमारे बगैर गुजारा नहीं इनसे इनका। वो आपको सामान भेजेंगे, कम होगा, भेज देंगे, आपको पैकिंग लिस्ट में भी लिख देंगे कि पूरा आ रहा है। जैसे ही पहुंचेगा आप उनको कहेंगे जी नहीं आया, वो कहेंगे नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट शिपमेंट में दे देंगे। उनके लिए नो प्रॉब्लम है, आपके लिए यहाँ पे मुसीबत है कि आपने किसी को डिलीवरी करनी है, आप स्टकअप हो गए, फिर आप DHL कराएंगे, बहुत कुछ करेंगे। कमिटमेंट में बड़े वीक है चाइनीज, कमिटेड नहीं है। जापानीज बहुत आगे कमिटमेंट में, जबकि जापान की हिस्ट्री को पढ़े तो वो चाइना की हिस्ट्री से मिलती हुई है। पहले जापान भी आपको सस्ती चीजें बना के बेचता था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्वालिटी को पकड़ लिया, सस्ता उन्होंने थर्ड वर्ल्ड के लिए छोड़ दिया, उसमें फिर उस वक्त चाइना के हाथ चढ़ गया वो। अब चाइना का बेसिकली होना यही चाहिए कि वो थर्ड वर्ल्ड आगे छोड़े, इंडिया पाकिस्तान की तरफ आए, ज्यादा इंडिया उठाएगा उसको, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बड़ी पुअर है तो वो लेकिन छोड़ नहीं रहे, वो हर किस्म की क्वालिटी बनाते हैं। आप US में जाए तो क्वालिटी और है, आप इधर आए क्वालिटी और है, और उसमें उनका भी कसूर इतना नहीं है, क्वालिटी के ऊपर उनका कसूर नहीं है, कमिटमेंट पे है उनका कसूर। वो हम खुद बनवाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें ये क्वालिटी चाहिए, वो बना देते हैं आपको उस प्राइस के अंदर। ठीक है। मैं भी देखें, मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि काफ़ी चीज़ों को आपने वो किया है, ओवरलैप किया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की कि जापानीज जो थे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी को कम्प्लीटली रिवैम्प किया है और एक माइटी सक्सेस उन्होंने अचीव की है। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, आप बहुत सी इंडस्ट्रीज देखें, और दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड। और यहाँ तक कि टोयोटा पाकिस्तान में कितने की भी हो लोग क्यों लेते हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में किसी कोने में वो ठीक हो जाएगी, उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और एक रिलायबिलिटी तो खराब नहीं होगी। रिलायबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, जापानीज प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बहुत है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया, ये जो हमने क्रेस्ट का ब्रांड भी डेवलप किया, कि आप इसको रिलायबल इतना कर दें कि इंसान के ज़हन में बात आए ना कि यार मैंने कोई प्रोडक्ट क्वालिटी खरीदनी है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली हमारी तरफ ड्रैग हो कि यार उधर ही चलते हैं, फिर वहीं से मिल जाएगी आपको। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है ZRK के नाम से, KPK में ये चिप बोर्ड बनाते हैं, इटालियन प्लांट लगा हुआ है पूरा। ठीक है, इधर से हमारे छोड़े हुए लड़के जाके उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, उन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म की, प्रोडक्ट बेचा। हमारे से छोड़े हुए इंजीनियर थे, उन्होंने आपस में दोस्ती यारी में उसको खरीद लिया। वो इतना ज्यादा खराब हुआ कि उसके पार्ट्स अब हम डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा। और उसका जो इफेक्ट हुआ, जो हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, कि उनका जो मेन इंजीनियर था उसने अपनी पूरी फैक्ट्री में बता दिया कि क्रेस्ट के अलावा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। वो कहते सर महंगा है, वो कहते छोड़ दें आप, मेरा अप्रूवल लेना मेरा काम है। ठीक है, इमीडिएट बॉस से अप्रूवल लेना मेरा काम है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट इनके अलावा नहीं लगेगा, इम्पॉसिबल। और हम, मेरा ख्याल है पिछले 3 साल से रेगुलर उनको सप्लाईज दे रहे हैं। जी जी जी। अब उनकी नई इंडस्ट्री लग रही है, उसमें भी उनका फोन आ गया बकायदा खुद कि जी हम आपको उसकी भी इंक्वायरी भेज रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, एक तो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, उसके साथ माइंडसेट का भी शिफ्ट है। देखें, अब ये पेन मैंने खरीदा है, ये पेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेन है, और ये 4-5 रुपए से स्टार्ट होकर अब पता नहीं 15-20 का हो गया होगा। तो ये पेन अगर हर तीसरे इस्तेमाल में टूट जाए तो मैं 100 रुपए वाला पेन ले लूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि ये 1 महीना 2 महीने चले। देखें, एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना, आपने आजमा के सीखा है। हाँ जी। हम ये चाहते हैं कि हम आपका वो वाला जो सोया हुआ ज़मीर है ना, वो जगा दें कि यार आपको क्वालिटी की जरूरत है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ आपने कैलकुलेशन अपने माइंड में, कैलकुलेशन ठीक लगानी है आपने। अगर वो आप गलत लगाते हैं तो आपको, अब पेन लेने आपने सुपरमार्केट जाना है, हाँ जी, पैदल भी जाना तो 15-20 मिनट की वॉक एक तरफ है, 15-20 मिनट आपने 1 घंटा लगाना है, तो 1 घंटे में आपको और बेहतर काम कर सकते हैं। अगर गाड़ी पे जाना तो पेन से ज्यादा फ्यूल लगा देना है। आप सही कह रहे हैं। तो ये चीज सिर्फ डेवलप करने की बात है, और ये होती है जब आप पर्सन टू पर्सन जाके बात करते हैं। कई दफा आपको एडवर्टाइजमेंट में ये चीज को जागर नहीं कर सकते आप, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है, हम क्लाइंट्स के पास जाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बैठने की कोशिश करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और बहुत, मैंने अपना सक्सेस रेशियो अल्लाह के फजल से देखा है कि हमारा मोर देन 50-60% सक्सेस रेशियो है क्लाइंट का, जिनके पास हम जाते हैं काम मिल जाता है। अच्छा चाचू, मैं क्योंकि आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो मैं आपकी एक पर्सनैलिटी के बारे में भी एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि आप काफ़ी जो है ना रिलेंटलेस है, आप एक चीज़ को पकड़ते हैं तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं। ये एक एट्रीब्यूट है जो बिजनेस के लिए एसेंशियल है,
यानी अगर बंदा इजी टू मतलब वो गिव अप करने की उसमें आसार मौजूद है, तो वो मार्केट में थोड़ी सी भी मार खाएगा तो ही इज लाइकली कि वो अपने ओपिनियंस को चेंज करेगा, अपनी सोच को तब्दील करेगा। लेकिन आप जो बात मुझे अभी तक समझ आई है आपकी बात कि सोच इटसेल्फ इतनी इसेंशियल कंपोनेंट है पूरे इस प्रोसेस में कि अगर आपने उसी को लूज कर दिया तो एसेंशियली आपकी पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है वो रीवैम्प होगी, चेंज होगी, और वही आपने लूज कर दिया। देखें, मैं चाहता हूँ आपसे कि शख्सी जो भी इंसान की स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, उस स्ट्रेंथ्स के साथ वीकनेसेस भी होती हैं, लेकिन जाहिर है वीकनेस तो वो है जिसको बंदा तस्लीम ना करे। जब बंदा अपनी वीकनेस को तस्लीम करता है तो वही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो आपने देखा है पूरी एक एवोल्यूशन है आपकी बिजनेस की भी, और जाहिर है शख्सी तौर पे इंसान बिल्कुल तब्दील हो जाता है जब आपने स्टार्ट किया था और आज आप 20 ईयर्स के बाद और 27 ईयर्स के बाद आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। तो आप ही का यंग वर्जन मेरे सामने अगर बैठा होता तो आप उसको क्या एडवाइस देते? कोई चीज़ें टाइम से आगे जाती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जो आज मेरी सोच है वो पहले दिन भी थी। बहुत सी चीज़ें आप लर्न करते हैं ज़िंदगी के डिफरेंट हिस्सों में जाकर आप लर्न करते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली आप अगर हर काम, मैंने जो फील किया, अगर हर काम अपने हाथ से गुजार लेना आप, उससे बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं है। अगर आप फिजिकली आप खुद करें, मतलब मैंने अगर प्रोक्योरमेंट करनी है तो मैंने प्रोक्योरमेंट अपने हाथ से की हुई है। मैंने अगर सेल करनी है, मैंने बसों में बैठ के सेल की हुई है, मैंने रिक्शों में बैठ के सेल की हुई है। गाड़ी तो बाद में आई है ना। अगर मैं उस वक्त रिलक्टेंट होता कि नहीं यार मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं अपने हाथ से, एक बंदा है ना वो करे मेरी जगह प्रोक्योरमेंट, तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बननी थी। उससे हुआ क्या कि मुझे एक एक प्रोडक्ट का पता लगना शुरू हो गया कि ये बनती कैसे है, इसमें कंपोनेंट कौन सा यूज है, क्वालिटी क्या है। मार्केट में 10 क्वालिटीज पड़ी हैं, आपने खुद जाके चूज करना है, समझ रहे ना। अगर मैं अपना एक सफाई भेज दूंगा तो हो सकता है उसका एक दिन मूड ही ना हो, वो कहे यार यही क्वालिटी साफ सबसे अच्छी है, तो वो मैं उसी को क्वालिटी मानूंगा। मेरी अपनी स्टडी नहीं है ना। ठीक बात। मैंने जब ये एलईडी का भी काम किया ना, तो आज भी इस स्टेज पे भी ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं खुद इंपोर्ट करूं, लेकिन एट द मोमेंट मैं खुद इंपोर्ट कर रहा हूं। एक एक कंपोनेंट का पीओ मेरे साथ बनाने वाला बंदा और है, सोर्सिंग मेरी अपनी। आज भी मैं उसको सोर्स डाउन करता हूं, आज भी मैं उसमें 10 चीजें और ढूंढ रहा होता हूं कि शायद इससे भी बेहतर मिल जाए। उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ जाती है, कॉस्ट भी आपके हाथ में आ जाती है, आपके पास क्वालिटी भी आ जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ बनानी है तो अपने हाथ से काम करें। अगर आप किसी और से करवा के अपनी आपको स्ट्रेंथन करना चाहेंगे तो आप नहीं हो सकते। ये बड़ी कोर है, मैं आपको बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं। आज से अगर डाउन द रोड 30 साल पीछे चला जाऊं तो उस वक्त हमने जब काम स्टार्ट किया था, हमारा काम बड़ा डिफरेंट नौयत का था। हम लोग बनी बनाई प्रोडक्ट खरीद के उसके अंदर एक कंपोनेंट लगाते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने उसकी डाइज बनवाई, बड़ा कुछ किया, बहुत से स्टेप्स लिए हमने उसके अंदर। और फिर जब हम ये एलईडी के बिजनेस में आज से 13-14 साल पहले आए तो इसकी एक एक कोर कंपोनेंट मेरे हाथ का बाय अभी तक हो रहा है। आप ये सोच लो 14 साल हो गए उस बिजनेस को भी चलते हुए, वैसे 30 इयर्स हो गए बिजनेस को चलते। इससे पहले भी जितना प्रोडक्ट बनाया उसको हम खुद अपने हाथ से बाय करते थे, उसके कंपोनेंट को खुद बाय करते थे, उसकी अगर हाउसिंग बनवानी है तो खुद जाके ऑर्डरिंग करते थे। ये जो आपने बात की है ना कि जी वो चीज समझाना हर बंदे को, कई लोग नहीं समझते, वो आगे से बरम हो जाते हैं, तो वो इसके पीछे भी आप एक माइंडसेट अपना क्लियर कर लें कि जी ये हर बंदा कांट बी योर क्लाइंट। एवरीबॉडी को आप ये नहीं कह सकते जाके कि ही मस्ट बी माय क्लाइंट, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा ही क्लाइंट है। आपने अपना जोर पूरा लगाना है, ठीक है, लेकिन रब ने औरों को भी रिस्क देना है, खाली आपको नहीं देना कि अगर आप 100 बंदों को मिले और 100 से ही लड़ पड़े कि जी 100 बंदा मेरा क्लाइंट होना चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसकी रेशो होती है हमेशा। बिल्कुल सही। मैंने इसीलिए आपको कहा कि हमारी सक्सेस रेशो 50 to 60% है, विच इज वेरी हाई। आप मार्केट में जाके बात करेंगे 4-5%, 10%, इससे ऊपर बात नहीं मिलेगी आपको। मतलब 2-3% भी सक्सेस कंसीडर किया जाता है। अब हमारा उसके पीछे बैकएंड है ना, हमने देखें वी आर नॉट स्टॉकिस्ट बिकॉज ऑफ सम मॉनेटरी इश्यूज कह लें आप, हम उतने, हमारा फाइनेंशियल मसल उतना नहीं है, ठीक है। हमने उसको अपने आप को प्लान उस तरह किया है कि हमने क्लाइंट ही वो देखना है जो कि वेट भी कर सकता है, ठीक है, वो इंतजार भी करेगा हमारे लिए, और उसको क्वालिटी की रिक्वायरमेंट भी है। तो वो एक्सपीरियंस से चीज आप गेन करते जाते हैं, लेकिन आपका कई दफा फेलियर भी होता है उसके अंदर। अब हमारे 2 फेलियर्स अभी रिसेंटली हुए, और वो हुए इसीलिए कि उन्होंने कहा जी हमें स्टॉक चाहिए। वी स्टूड नंबर 1 टेक्निकली, हमें खुद उन्होंने बताया कि टेक्निकली यू आर नंबर 1, लेकिन हमारे तो 23 मार्च को इनॉग्रेशन होनी है,
हम तो आपसे नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, वो आपका क्लाइंट नहीं था, इसका मतलब है उस पर आपने गम नहीं करना ना। आपको ये पता है कि आपने पूरा जोर लगाया, ये आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर आपको ऐसा, आप स्मूथ रनिंग में जाते हैं, स्मूथ सेलिंग में जाते हैं कि आप उसकी इंप्रूवमेंट ढूंढते हैं कि यार अच्छा हम नेक्स्ट टाइम अगर क्या किया जाए कि हम इसको पकड़ सकें। नहीं तो आप उस गम में बैठ जाएं तो आप 10 दिन तो उस गम में बैठ जाएंगे। आप 10 दिन का मतलब है आप 2 महीने पीछे चले गए। सही, बिल्कुल ठीक तो है। ये बड़ी एक डिफरेंट सी मैंने अपने अंदर एक वो इसको सेट किया पैटर्न को कि यार आपने उससे सीख लेना है। ठीक है, चीजें ठीक होनी चाहिए, इसकी टेंशन आपको होनी चाहिए कि यार मेरी चीजें ठीक होनी चाहिए, लेकिन पूरा जोर लगाने के बावजूद अगर आपको काम नहीं मिलता तो फिर अल्लाह की कोई रजा होगी, उसमें बेहतरी होगी। बिल्कुल सही बात है। और आप तो फिर आप उसके पीछे दौड़े नहीं है। देखिए, ये तो बात अल्लाह ताला ने कुरान में भी कही ना कि ये मैं अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है तो उस पे आप बहुत छलांगे ना लगाएंगे, ये मैं बड़ा कमाल किया है। आपने कोई कमाल नहीं किया। और आपका कोई कमाल अगर आपसे छिन गई है तो आप उस पे गम ना करें, क्योंकि गम में अल्टीमेटली आपके जो नेक्स्ट चीज आपकी थी वो भी छिन जाएगी आपसे, वो भी जाएगी नाशुक्री में। और आप देखें कि अरबी में जो कुफर है ना, कुफर का मीनिंग, लिटरल मीनिंग जो है ना, वो अल्लाह ताला का की नाशुक्री करना है। कुफर का मीनिंग अल्लाह का इनकार नहीं है, अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह की नाशुक्री से बंदा जो दी हुई नेमतें हैं वो भी खो देता है। और मैं वैसे भी एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि पीपल मैनेजमेंट पे, कि आप दूसरे बंदे को मैनेज करते हैं, आप उसकी नीड्स के मुताबिक क्लाइंटेल को मैनेज करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी तक आपकी इस कॉन्वर्सेशन से रिटेन की है कि आप क्लाइंटेल को जो आपके बने हुए हैं उनको भी आप रिटेन करते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी बड़ी एक जिसे कहते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे आप थोड़ी सी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वन टाइम सेलिंग जो है ना, वो दुनिया का हर बंदा कर सकता है। टू रिटेन द क्लाइंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि क्लाइंट के पास 100 बंदा और आ रहा होता है, विद डिफरेंट ऑप्शंस आ रहा होता है। उसी के नीचे लोग बैठे होते हैं जो बता रहे होते हैं कि सर ये चीज़ कहते हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बिकती है, इनकी ये क्वालिटी है जिसकी वजह से ये क्वालिटी बिकती है। इसकी एक मैं जिंदा मिसाल आपको देता हूँ। सैफायर के हमारा बहुत बड़ा पुराना और बहुत बड़ा क्लाइंट है, आज से 10 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे से ये एक साहब छोड़ कर गए और उनको हमारे साथ कोई थोड़ा सा गमो गुस्सा है, उन्होंने एक और कंपनी ज्वाइन की, उन्होंने उसी क्लाइंट को अटैक किया सैफायर के। ठीक है, अच्छा। अब जिधर वो गए वो भी टेक्सटाइल ओनर है, उनके आपस में भी लिंक्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने हमारा ऑर्डर 2 दफा खींचने की कोशिश की, 2 दफा, ट्वाइस। ठीक, और 100 पीस एक दफा, 200 पीस एक दफा, और ये महंगा प्रोडक्ट है, 30-30 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट है। और 900 पीस थे तो उसमें से 200 ले गए, 100 ले गए। हमने उस क्लाइंट को रिटेन किया। कैसे किया? हमने उस क्लाइंट को क्वालिटी पर रिटेन किया। अब हमारी आ गई जंग क्वालिटी के ऊपर। ठीक है। वो प्रोडक्ट लाए, हम भी प्रोडक्ट लाए, उसने सिफारिश से प्रोडक्ट दिया, हमने अपनी स्ट्रेंथ पे प्रोडक्ट दिया, हमें अल्लाह ने मदद की, हम वहां पहुंच गए। उसको भी अल्लाह ने मदद की होगी, डेफिनेटली वो भी वहां पहुंच गया, लेकिन उसका सोर्स और था। ठीक है, उसका सोर्स और था, उसका सोर्स और था और उसकी नीयत और थी। उसने प्रोडक्ट हल्का दे दिया, जबकि जब प्रोडक्ट दिया गया तो एक उसकी चेकलिस्ट बनाई गई। मैं शॉर्ट करूंगा बात को, चेकलिस्ट बनाई गई, उसमें हमारे प्रोडक्ट की फीचर्स उनको बताए गए। अच्छा। उन्होंने वो डाले उसमें फीचर, लेकिन वो भी नहीं वो डाल सके। साल के बाद उनकी डेमिंग हो गई। अच्छा। दोबारा से उन्होंने प्रोडक्ट अब दोबारा से बना के दिया और 200 पीस का और ऑर्डर ले लिया, और इस कमिटमेंट पे दिया गया कि जी अब अगर आपका प्रोडक्ट खराब हुआ तो आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास उसमें कोई और टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने ट्रू कॉपी बना दी हमारी। ठीक है, अब उन्होंने कोशिश करके ट्रू कॉपी बनाई है हमारी। अब हम उसकी दूसरी स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं कि हम उसके ऊपर दोबारा से हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी। आज के बाद डाउन द रोड कोई 6 महीने बाद काम आना है, मुझे पता है। एक नई उनकी वो लग रही है। अब तो ये मुल्क की हालात ऐसे जरा स्लो डाउन हो गया। हम उसके फीचर्स में कुछ एडिशंस कर रहे हैं जो हमने डिस्क्लोज नहीं की। ठीक है, ठीक है। हमने तैयारी अपनी अभी आज से तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है। मेरी ब्रिजलक से भी बात होना शुरू होगी, सारों से। हम उसका फीचर एक ऐसा देंगे जो मेरे ज़हन में है कि हम उनकी पावर और रिड्यूस कर देंगे विद द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जो कि उनके लिए एक सरप्राइज होगा। ठीक है, तो ये आपकी स्मार्टनेस है। आपने इस चीज से नहीं घबराना कि आप लोग घबरा जाएं कि जी क्लाइंट को रिटेन नहीं होगा हमारे से। क्लाइंट रिटेन अल्लाह ताला ने कराना। आप ठीक बात करें। आपने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है कि यार अगर आज यहाँ से रुकावट आई है तो मैं इसका दूसरा रास्ता कौन सा लूं। मैंने जो इस चीज़ से मॉरल डिराइव किया ना, ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने वाकया बताया कि इसमें एक तरह की लैक ऑफ नॉलेज है कि आप दूसरे इंसान की रेप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक इंडिविजुअलिटी भी दी है और उस इंडिविजुअलिटी के साथ आपको सर्टेन स्किल सेट दी है, फिर एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो उसको प्रोपेल कर रहा है,
और फिर उसके नीचे एक पूरा आपका पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है जो उसको होल्ड कर रहा है। अगर आप किसी की और के रास्ते पे चल जाएंगे तो वो फुलफिलमेंट और वो सक्सेस नहीं, रास्ता अगर किसी का अच्छा है, चलने में हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन ब्लाइंडली आप चल रहे हैं, प्लस आप अगले देखें, आप नीयत देखें। नीयत ये है कि आप इसका काम उठा लें, इसका काम बंद करें, इधर से बदनीयती है, बदनीयती है। अब मैं इस नीयत पे मेरी हमेशा से जंग है कि यार आप लोग दूसरे का काम क्यों बंद कराने की सोचते हैं? अपनी स्ट्रेंथ बताएं ना, आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। आप ये चाहते हैं कि वो बंद हो जाए तो ऑप्शन ना रहे तो मेरे पास काम आ जाए, ये क्या काम हुआ? जो मेरी समझ से तो बाहर है काम। आप अपनी स्ट्रेंथ पे चलें। आपको अल्लाह ताला ने अगर इस दुनिया में भेजा है तो किसी पर्पजली भेजा है, आप उस स्ट्रेंथ पे प्ले करें। अगर आप स्ट्रेंथ पे प्ले नहीं कर सकते तो आप मेरे हिसाब से कमजोर इंसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप देखिए मशहूर अक़वाल में से एक ये भी कॉल है कि मनी मेक्स मनी, पैसा पैसे को बनाता है। अब आप पैसा बनाएं और मैं भी बनाऊं तो ये तो हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना होस्ट करूं। तो आप देखें कि यही चीज़ आज हमारे अंदर बड़ी डीपली आ गई है कि मतलब आप देखें फैमिलीज के अंदर और इवन मतलब पार्टनर्स के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाता। और आप देखें फैमिली बिजनेसेस में भी आप इस पे भी पहले भी हमारी काफ़ी दफ़ा डिस्कशन हुई है कि फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं वो बड़ी सेकंड और थर्ड जनरेशन में जाकर फुल पोटेंशियल को रीच करते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बड़े क्लोज और वाज़े ताल्लुकात हों और ऑब्वियसली उसमें फिर क्लियर लाइंस भी होती हैं। तो इसी पे मैं इस टॉपिक के साथ मैं अपना लास्ट आपसे क्वेश्चन भी रख लेता हूँ और वो बेसिकली है पीपल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिटी लेबर है, स्किल्ड लेबर है, उसकी एक शदीद किस्म की कमी है। और जो यूनिवर्सिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट तो उसके स्टूडेंट्स हैं जो अलमना हैं वो पूरी सिस्टम की नीड्स के लिए सफिशिएंट नहीं है और ब्रेन ड्रेन एक सिग्निफिकेंट किस्म का हो गया। तो ये आपकी पीपल मैनेजमेंट विद रिगार्ड्स टू बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस की फंक्शनैलिटी को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है और इसकी कोई रेमेडीज अगर हो तो उन्हें। ठीक, हमारे स्किल स्कूल्स बहुत हैं, हमारा सिर्फ एक मसला है। मैं शहजाद खैर मेरे से ज़्यादा इस पे बेहतर आपको कमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो इसके ऊपर काफ़ी उसने स्टडी भी की है। लेकिन जो मेरी अपनी एक रीडिंग है वो ये है, स्किल स्कूल्स को ये नहीं पता कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्या है। वो एक अपना एक अलहदा से उन्होंने एक वो अपना सेक्टर बनाया हुआ है, उन्होंने कोर्स आउटलाइंस बनाई हैं, वो वही पढ़ाई जा रहे हैं। जबकि इनका इंडस्ट्री के साथ एक क्लोज लेजन होना चाहिए, इनकी इंटरेक्शन होनी चाहिए, साल में 2 या 4 सिटिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को रीड करना चाहिए कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उस तरह का स्किलफुल बंदा पैदा करें। बजाय कि हम फ्लैट एक बंदे पैदा करी जा रहे हैं और इंडस्ट्री और दुनिया कहीं और पहुंच चुकी है और हमारी स्टडी है ही नहीं उसके अंदर। इसी तरह जब हम इंटरनेशनली ह्यूमन रिसोर्स भेजना चाहते हैं, हमें ये नहीं पता बाहर किस बंदे की जरूरत है। हम चाहते हैं हमारा बंदा किसी तरह बाहर पहुंच जाए, भाई किस तरह पहुंच जाए? आपने बंदे को क्या पढ़ाया है? हो सकता है उस स्किल की जरूरत ही ना रही हो। हम वेस्ट कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को और सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि हमारे जितने भी सरकारी इदारे ज़्यादा करा रहे हैं, प्राइवेट भी कुछ करा रहे हैं, आपके हैं डिफरेंट प्राइवेट भी कराते हैं, इनका इंडस्ट्री के साथ कोई क्लोज लेजॉन नहीं है। आपने इंडस्ट्री में भेजना है ना बंदा, तो और कहाँ भेजेंगे आप? जितने भी स्किल्स वाले बंदे वो सारे इंडस्ट्री में जाएंगे। अगर आपको इंडस्ट्री का नहीं पता, आपको इंटरनेशनल मार्केट का नहीं पता, आपकी स्टडी वीक है, तो आप तो एक फ्लैट कोर्स पढ़ाते। आज मैं आपसे अल्फिया कह सकता हूँ, आप किसी भी स्किल स्कूल में चले जाएं, जितने भी ये आपके खुले में टेप्टा वगैरह, आज से शायद 20 साल पुराना कोर्स ही तकरीबन 90% पढ़ा रहे हैं। 20 साल में दुनिया कितनी चेंज होगी, हर चीज चेंज हो चुकी है, बहुत चीजें चेंज हो गई, मतलब दुनिया ही चेंज हो गई है। आप यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले आप सोच सकते थे आप कर सकते हैं। तो आप किधर बैठे हुए हैं? आपने मेरा नहीं ख्याल को आईटी का अच्छा स्किल स्कूल होगा हमारा। मेरे पास अपने पास लड़के आईटी का काम करते हैं, मैं उनको भी पढ़वा रहा हूँ। मैंने अपने एक लड़के को 3D सिखाई है, जस्ट कि हमारा वो एसईओ का काम करता है, हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको मैंने सिखा दिया, उसको स्कूल भेजा है, उसने वहां पे सीखा है। ठीक है, लेकिन उसने क्यों नहीं सीखा था वहां से जब ये अपने स्कूल से आया? यानी आपने उसको डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है कि वो जी, मैंने उसको पे किया है, उसने जाके सीखा है, क्योंकि हमें डिजिटल मार्केटिंग में 3D की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने नया उसको ऑफर किया, मैंने उससे कहा आप ऑटोकैड भी सीख लो, क्योंकि हमारी जरूरत है। लेकिन वो बेचारा स्कूल से पढ़ के आ गया, आईटी का खैर फील्ड नहीं है, ऑटोकैड डिफरेंट फील्ड है, लेकिन जब आईटी पढ़ के आया था तो उसके पास स्किल्स ही नहीं थी।
हमने जब आईटी का भी काम शुरू किया तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लेके दिए उनको, इंटरनेशनली जो मिलते हैं, हमने पे किया उसका, उन्होंने वो कोर्स सीखे। इसी में मैं एक और सब टॉपिक जो एड्रेस करना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका अपना बेटा जो ज़हर है वो भी बाहर पढ़ता है, तो ये एक बड़ी एक डीप हमें नीड महसूस होती है कि बाहर की जो नॉलेज है वो हमसे इतनी वास्टली आगे निकल गई है कि हम एक तो वहाँ पर जो लोग जाके पढ़ते हैं वो नहीं समझते कि उसको सिमुलेट भी किया जा सकता है, तो उस वजह से उनकी रीइंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं दे आर फार सुपीरियर के जो यहाँ पे हैं, तो अगर हम वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे अपने ब्राइट लोगों को कि वो पाकिस्तान में आके अचीवमेंट करें, तो फिर हम कैसे उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि जी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं और पाकिस्तान को बनाएं। ये एक बड़ा अजीब सा हार्ड फैक्ट है कि आपका और बाहर का बहुत बड़ा गैप पड़ गया। आपके इंस्टीट्यूट्स का, आपके जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी स्किल लेवल का बहुत बड़ा फ़र्क है। आपके पास वो शायद स्टाफ मौजूद नहीं है कि वो उतना अच्छा स्किल आपका प्रोड्यूस कर सके। वो भी स्टाफ इसी वजह से कि वो स्टाफ भी बाहर जा चुका है, और जो अब हालात चल रहे हैं इसमें पता नहीं कितना आउटफ्लो हो जाएगा। आपको बंदे भी मिलेंगे पढ़ाने वाले के नहीं मिलेंगे, आपको सिखाने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम आईसीबी के पढ़े में, हमारे जमाने में हम नहीं पढ़ते थे लेकिन टीचर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे थे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अब आपको टीचर नहीं मिलता, स्टूडेंट शायद बहुत अच्छा है, स्टूडेंट बहुत अच्छा है। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में बात चली गई, टैलेंट मौजूद है, हम उस टैलेंट को लूज कर रहे हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं बच्चे, डिसहार्ट हो जाते हैं। आप देखो, आपने एक पढ़ाई की है, कहीं से भी की है, किसी भी इंस्टीट्यूट से की है, आपने अगर एमएससी की है तो आपने कुछ तो था ना, तो आपने एमएससी की है। ऐसे हवा में एमएससी तो नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, पता लगता है जी ये तो एमएनए का भतीजा था, उसको काम मिल गया, उसको दे दिया। ये बिजनेस में भी है, ये नौकरी में भी है, दोनों तरफ है, बोथ हैंड्स पे है। बिल्कुल। तो यंगस्टर बहुत जल्दी डिसहार्ट होता है। वो कहता है जी मेरे लिए तो रखा ही कुछ नहीं, मैंने तो इतने साल में पढ़ा हूँ, 18-19 साल पढ़ा हूँ, और मुझे ये आगे मैं बैठा हूँ, और मेरे और पता लगता है वो आपके क्लास वाला था और नालायक आदमी था, और वो आपकी जगह बैठ गया वहां जाके। हाँ जी, ये बहुत, तो वहां से आप डिसहार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन मसला ये है कि डेफिनेटली इस मुल्क में हमने ही काम करना है, हमने इसको आगे लेके जाना है। बिल्कुल, तो ये तो इस वक्त जंगी है एक तरह की। हाँ जी, अंदरूनी भी है, बैरूनी भी है। लेकिन बहुत से यंगस्टर डिसहार्ट होके जा चुके हैं आपके, और जाएंगे मजीद जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपसे भी इसको कंक्लूड मैं करता हूँ कि बेसिकली हमारी जो भी शख्सी, मैंने तो मेरी ज़ाती तौर पे उज़ैर से बात भी हो रही थी, तो मैंने उसको एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट से बात की कि मैंने उसे कहा कि जो इंसान पाकिस्तान में काम करता है ना, वो बेसिकली ओलंपिक एथलीट बन जाता है। ही बिकम्स द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, आप जो बात कर रहे हैं कि सिफारिश भी है जो नेपोटिज्म के साथ कनेक्टेड है, और रिश्वत भी है, और आपको जायज़ मुतालबात के लिए रिश्वत भी देनी है, और मल्टीपल इशूज़ हैं, और मतलब अनप्रेडिक्टेबल किस्म के इश्यूज हैं जो कि आपको नॉर्मल मार्केट्स में पेश नहीं आते। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान में जो काम करता है वो बहुत सी चीज़ों से गुजर के, एक मतलब कह लें कि उसके एक्सपीरियंसेस में बहुत इजाफा हो जाता है, लेकिन उससे एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है कि आप दुनिया को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। सही बात है। दुनिया वैसी नहीं है, दुनिया बड़ी स्ट्रेट है। बिल्कुल सही। आप कोशिश करते हैं मैं वहां भी वैसे ही काम ले लूं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती आपकी। बिल्कुल। ठीक है ना। अब मैं उज़ैर की आपने बात की, मैं उज़ैर का बता देता हूँ आपको। उज़ैर का जो असाइनमेंट होता है ना, असाइनमेंट, वी यूजुअली सिट टुगेदर एंड डू द असाइनमेंट इन पाकिस्तान, और हमारा असाइनमेंट मिलता जुलता होता है। आप सही कह रहे हैं। अगर हम उधर असाइनमेंट मिलता जुलता हो ना, तो आपको टोटली आपके नंबर गए उस असाइनमेंट के। और ये हो चुका उज़ैर के साथ। उसको किसी इंडियन ने एक असाइनमेंट उसके साथ किया नहीं, एट द लास्ट मोमेंट उसका दोस्त था, उसने उसको कहा यार उज़ैर मुझे थोड़ा सा फार्मूला तो बता दे। उज़ैर ने उसको एक क्लिप भेज दिया उसने उसको, और वो क्लिप भेजने का उसको नुकसान क्या हुआ कि उसका वो असाइनमेंट का पूरा रिजल्ट रुक गया। ये भी सोचिए मेरा रिजल्ट क्यों रुका हुआ है। तो प्रोफेसर ने एक दिन इसको बुलाया, वो कहता है कि आपका रिजल्ट मैं अभी आपके सामने अनाउंस कर देता हूँ, आपके मैंने 20 मार्क्स काट दिए उस असाइनमेंट के, क्योंकि कॉपी हुई है आपकी असाइनमेंट। आपने नहीं की, लेकिन जिसने किया उसको हमने बुला लिया था। अच्छा। उसने किया क्या कि उसने फार्मूला पूरी, जिस तरह इसने गलती की थी ना उसमें, उसने उसी तरह की गलती भी कर दी, उसने कॉपी कर दिया उसको, बिकॉज टाइम वाज शॉर्ट। लड़का इंटेलिजेंट था, वो ये उससे सपोर्ट लेता रहा पहले, वो लड़का इंटेलिजेंट, लेकिन
आप ये देख लें कि वो हम पाकिस्तान में हो तो हमारा कोई मसला ही नहीं है, तो वैसे बुला के कहेगा अच्छा यार आगे ना करना, और वो इस चीज को मेरा ट्रस्ट ही नहीं करते, वो इसमें आपको आने ही नहीं देते, वो कहते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरी ज़ाती राय भी है, और मैं अपने ऑडियंस को भी यही मशवरा देता हूँ, स्पेशली जो यंग लोग हैं, कि आपकी जो शख्सी कमज़ोरियाँ हैं ना, उनको आप जितना पलटने देंगे, एक्सेप्टेबिलिटी होगी आपके लिए फॉर वीकनेस और कमज़ोरी, उतना ही आप जो है वो एज एन इंडिविजुअल सफ़र करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान की तरह यहाँ हर मतलब जिसे कहते हैं ना जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं है। तो मैं इसी को रैप अप करूँगा। बहुत इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी इसमें, एजुकेशन सिस्टम पे भी बात हुई, और सेंस ऑफ जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स क्लाइंटेल, झूठ और सच की जो के बीच में जो इख्तिलाफ और शदीद फ़र्क है। उसके अलावा फिर हमने थोड़ी सी बात की कि टैक्सेशन और आपकी असेंबलिंग और प्रोडक्शन में भी अब कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रहा, और ट्रेड रिलेटेड हमने आपको बहुत से सॉल्यूशंस और एडवाइस प्रोवाइड की। तो इसमें यही है कि रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, और अल्टीमेटली पीपल मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड इसेंशियल यूज़फुल स्किल। तो इसको लाना अपनी डेली प्रैक्टिस में बड़ा इसेंशियल है। मैं सज्जाद साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।